क्या आप जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम क्या है? फिल्मों में कामयाब होने से पहले एक बार नहीं बल्कि 2 बार उन्होंने अपने नाम बदले। एक मौका ऐसा भी आया जब लोगों ने कहा कि उन्होंने हेलन जैसी डांसर को पीछे छोड़ दिया है। स्ट्रगल के दिनों में मिथुन चक्रवर्ती एक बार इतने निराश हो चुके थे कि उन्होंने जया बच्चन से कहा कि प्लीज़ आप मुझे अमिताभ बच्चन का मैनेजर रखवा दीजिए। दरअसल ऐसी ही कुछ रोचक बातें और मिथुन चक्रवर्ती की लाइफ का जो स्ट्रगल है, लाइफ का और कैरियर का जो स्ट्रगल है, वो आपको कहीं और पढ़ने नहीं मिलेगा, बल्कि उनके कुछ इंटरव्यूज़ में इसकी झलक मिल जाएगी। मगर आप मिथुन चक्रवर्ती की पूरी ज़िंदगी को किसी एक जगह पर पढ़ना, समझना, देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से एक किताब है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये किताब है फिल्म जर्नलिस्ट राम कमल मुखर्जी, सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, एडिटर रहे हैं, इन दोनों फिल्म मेकिंग करते हैं। ये उनकी किताब है मिथुन चक्रवर्ती द दादा ऑफ बॉलीवुड। ये देखिए आप। ये किताब जो है मैंने पढ़ी और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। जिन्होंने भी 80 के दशक में सिनेमा देखा है, हिंदी का सिनेमा, वो जानते हैं कि 80 के दशक की जो कहानी है वो मिथुन चक्रवर्ती के बगैर जो है वो पूरी नहीं हो सकती। और उस दौर में जर्नलिज्म जो था, सिनेमा की पत्रकारिता थी, वो बहुत अलग तरह की थी। आज की तरह सब कुछ बंद और पीआर के भरोसे नहीं चलता था। फिल्मी सितारे जो थे वो मीडिया में लोगों से मिलते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनके सवालों के जवाब देते थे और ईमानदारी से देते थे। तो उस दौर में इसलिए अच्छे इंटरव्यू आया करते थे। आज की तरह सिर्फ चमक दमक नकली जो सोशल मीडिया की है वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो जो रामकमल मुखर्जी ने ये किताब लिखी है, इसमें मिथुन चक्रवर्ती की जो लाइफ है आपको उसको पूरे तौर पर समझने का मौका मिलेगा। कैसे वो कलकत्ता से मुंबई आए, यहाँ पर उनका क्या स्ट्रगल रहा, और कलकत्ता में भी जब वो कॉलेज में थे, मतलब स्कूल की पढ़ाई करके कॉलेज में पहुँच गए थे, सब लोग जानते हैं, ये बात सबको पता है कि उनके ऊपर नक्सली का टैग था। और निश्चित रूप से वो नक्सल आंदोलन में जो नक्सली थे, नक्सल को अब बहुत ही नेगेटिव शब्द के रूप में लिया जाता है। उस समय भी आज जैसे आतंकवाद को समझा जाता है, आतंकवादियों को, वो एक दौर था 70s में, वो जो दौर आया था उसमें नक्सल जो है वो उतना ही खतरनाक शब्द माना जाता था, उतना ही नेगेटिव माना जाता था। तो ये टैग जो है वो मिथुन चक्रवर्ती पर लगा था। वो एक्टिव थे बाकायदा, मतलब वो खुद नक्सल थे। उनका नक्सलियों का उनका ग्रुप था। किस तरह से वो नक्सली आंदोलन में सक्रिय थे पूरी तरह से, और एक बार पुलिस से मुठभेड़ में किस तरह से बचे वो। मतलब वो मुठभेड़ इस तरह की थी कि अगर वो अंजाम दे दी जाती, मतलब अगर वो अंतिम परिणति तक पहुंच जाती, तो शायद मिथुन चक्रवर्ती ये नहीं होते जो आज हैं। तो ये सारी कहानी जो है मिथुन चक्रवर्ती के उनके दादाजी, उनके पिताजी, उनका परिवार, माँ, बहनें, कई बार ये जैसे ये किताब आपको बताती है कि कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती का एक भाई था। मतलब बहुत सारी कहानियाँ बन जाती है कि वो नक्सली क्यों बने, क्या बने। तो उसमें कई पुराने ज़माने में ये कहानियाँ थी और कहा गया कि वह उनका एक भाई था, वो नहीं रहा, फिर मिथुन नक्सली बन गए। ये किताब बताती कि उनका कोई भाई कभी नहीं रहा, और इस तरह की चीज़ें जो है फिल्मी जर्नलिज्म में गॉसिप के रूप में पकती रही हैं। वो पहले भी थी और आज भी है, तो वो चीज़ चली आई। तो यहाँ उनकी सिस्टर जो है बाकायदा इस बात का खंडन करती हैं। वो बताती हैं कि किस तरह से नक्सली आंदोलन से मिथुन जुड़े, और एक वक्त ये आया कि उनका परिवार जो था पूरा, उनके लिए माता पिता और बहनें बहुत चिंतित हुई, और उनसे कहा गया कि अब तुम इस शहर को छोड़कर चले जाओ, खतरा इतना बढ़ चुका था। तो मिथुन को वहाँ कलकत्ता से जो है मुंबई भेजा गया। यहाँ उनके चाचा रहते थे, लेकिन फिर यहाँ आने के बाद जब वो अपने चाचा के घर पहुँचे तो क्या हुआ, कितना आसरा मिला, नहीं मिला, किस तरह से लोग बदल जाते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि नक्सली उस वक्त एक बहुत ही खतरनाक शब्द था, आज भी है। तो जब उनके घर में उनके चाचा को ये बात पता चली, तो फिर उनसे बहुत ही प्यार से कह दिया गया कि भाई आप यहाँ नहीं रह सकते हैं, आप कहीं और इंतज़ाम कर लें। तो इसके बाद किस तरह से मिथुन जो एक तरीके से सड़क पे आ गए, कैसे जो है उन्होंने फिर अपने लिए रहने का इंतज़ाम किया, कैसे उन्होंने उनका सर्वाइवल यहाँ पर हुआ, किस तरह उनकी इच्छा थी कि वो फिल्मों में काम करें, उनकी इच्छा थी एक्टिंग करें। वो स्कूल के दिनों से ये चीज़ चाहते थे, कॉलेज के दिनों से, लेकिन फिर वो एक नक्सल की धारा से जुड़ गए थे। लेकिन जब वो मुंबई आए तो उनका वो सिनेमा और उन अभिनय के प्रति जो प्रेम जो है वो फिर से जागा। ये किताब जो है उसके बारे में हमको पूरा बताती है। किताब उनके स्ट्रगल के बारे में बताती कि किस तरह से वो रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर उनको रहना पड़ा, कैसे पानी की टंकी के नीचे गर्मी के दिनों में जो है वो गर्मी से बचने के लिए सो के थोड़ी ठंडी जगह उन्हें चाहिए।
रेल जो लोकल ट्रेन्स होती है उसमें कैसे उन्होंने जो है की चेन है, दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, पेन या जो भी लोकल चीज़ों में जो लोकल ट्रेन में जो सामान बेचा जाता है किस तरह से वो भी बेचा अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये सारी चीज़ तो मिथुन चक्रवर्ती का एक पूरा स्ट्रगल जो है इस किताब में बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश होता है। फिर धीरे से कहानी उस तरफ मुड़ती है कि कैसे उनकी दोस्ती जो है एक फिल्मी परिवार के लड़के से होती है। आप इस किताब को पढ़िएगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके बेटे से मिथुन की दोस्ती होती है और फिर वो किस तरह से धीरे से उनको एक सही रास्ता मिलने लगता है, कैसे फिर वो पुणे FTII जाते हैं। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन और उनके पिता भी इस बात के खिलाफ होते हैं कि उनका बेटा जो है वो अभिनय करे, एक्टिंग करे, फिल्मों में जाए। वो चाहते हैं जैसे एक दौर में था उस समय और आज भी बहुत सारे घरों में ये देखने मिलता है कि लड़का अपना पढ़े लिखे, कहीं अपना चुपचाप नौकरी करे और ये सारा सिनेमा इनेमा एक्टिंग से दूर रहे। तो वो दौर था, खैर काफ़ी पुराना दौर था, मतलब आज से लगभग 50 साल आप मान सकते हैं। तो ये मानसिकता थी। तो लेकिन उसके बावजूद उनकी माँ ने उन्हें सपोर्ट किया, किस तरह से जब उनके पास अभाव था लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को जो है, मिथुन को जो है, उन्होंने एक्टिंग स्कूल में एडमिशन दिलाए। लेकिन किस तरह से बढ़िया शानदार ढंग से उस स्कूल से जो है शानदार एक्टर बन के निकले, टॉप किया उन्होंने अपने जिस सेशन में वो वहाँ पर गए थे 1974 में, वहाँ से वो पास आउट हुए। तो उनके घर की मुश्किलें, मिथुन का जो जुनून था एक्टिंग को लेके वो, लेकिन फिर उसके बाद ये स्ट्रगल यहीं ख़त्म भी नहीं होता है। उसके बाद वहाँ उनको जब वहाँ से निकल के आते हैं तो मुंबई में आके काम ढूंढना तब भी आसान नहीं था और आज भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मिथुन की पहली फिल्म मृगया, जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला, उसका बहुत डिटेल में यहाँ पर सारा जिक्र है, कैसे उनका इस फिल्म के लिए सिलेक्शन हुआ, कैसे उनको इस फिल्म में जो है कैसे उन्होंने काम किया। और इस फिल्म में जब वो काम कर रहे थे तो उसकी जो फिल्म की जो एक्ट्रेस थी ममता शंकर, कैसे उनके साथ उनका जो प्रेम शुरू हुआ और वो लगभग विवाह तक पहुंच गया था, बात घर तक हो गई थी, लड़की भी घर वालों को पसंद थी, लेकिन क्यों ये शादी नहीं हो पाई। तो ये इस तरह की रोचक चीज़ें हैं। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में कहा, मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम क्या था। मिथुन चक्रवर्ती जब फिल्म इंडस्ट्री में आए हिंदी में तो उनके एक तरीके के रंगभेद का सामना करना पड़ा। उनका जो मतलब उनके जो स्किन टोन था वो ब्लैक था और वो दौर था जब बॉलीवुड में जो है कुमार और कपूर जो थे, जो गोरे चिट्टे लंबे ऊंचे पूरे, उनका बोलबाला था। तो ऐसे में मिथुन जैसे एक्टर के लिए जो बंगाल से आया था, जिसकी हिंदी जो है उसमें बांग्ला टोन था, जो कहा जाता था कि ठीक से हिंदी नहीं बोल सकता है, फिर उसके बाद उसकी स्किन का जो कलर था, इसको लेके कितना उनको भेदभाव झेलना पड़ा यहाँ पर, वो सारा बहुत खूबसूरती से यहाँ पर जो है रामकमल मुखर्जी ने उसको दर्ज किया है। तो वो सारा स्ट्रगल। लेकिन मज़े की बात है कि जिन मिथुन को कहा गया कि उनके स्किन का कलर जो है ब्लैक है, काला है, लेकिन उनका नाम, असली नाम था गौरांग, गौरांग चक्रवर्ती, जिसका अंग गोरा है, जो गौर वर्ण है। तो आप सोचिए ये एकदम उलट हो गया। तो जब वो हुए थे वो बहुत खूबसूरत थे, बहुत सुंदर थे। हर बच्चा जो है उसी तरह से होता है। तो मिथुन का नाम जो है वो उनके माता पिता ने गौरांग चक्रवर्ती रखा था। लेकिन फिर कुछ समय के बाद में जब सिनेमा में आए तो इसी में उसका जिक्र भी है कि किस तरह से ज्योतिषियों की सलाह पर जो उनके माता पिता ने उनका नाम बदला और फिर मिथुन रखा नाम, मिथुन चक्रवर्ती, जो उनकी राशि थी, राशि पर उनका नाम रखा गया मिथुन, तो मिथुन चक्रवर्ती हुआ। लेकिन इस नाम से भी मिथुन को जो है फिल्मों में सफलता नहीं मिल रही थी। तब मिथुन चक्रवर्ती ने खुद ही अपने लिए एक नाम तय कर लिया। उन्होंने अपने एक दोस्त हैं, उसका जो एक निक नेम था, उसके नाम, उसके निक नेम को लेकर जो है अपना नाम उन्होंने रखा राणा राजा। और इसको लेकर जो है उन्होंने फिर थोड़ा सा उसको मॉडर्न टच देने के लिए, स्टाइलिश टच देने के लिए राणा रेज कर दिया था। तो मिथुन एक दौर में राणा रेज के नाम से जाने जाते थे। उनको लगता था कि ये नाम उनके लिए लकी साबित होगा और थोड़ा हुआ भी, क्योंकि जब उन्होंने अपना नाम जो है राणा रेज रख लिया, जब उनको लोग इस नाम से पुकारने लगे, तब उनको जो बॉलीवुड की उस दौर की जो फेमस डांसर थी हेलन, उस समय वो अलग अपना उनका एक ट्रुप था, डांस ट्रुप था, जिसको लेकर वो अलग अलग जगहों पर जाती थी, अलग अलग शहरों में, देश विदेश में। उस ट्रुप में जो है मिथुन चक्रवर्ती को एंट्री मिल गई राणा रेज के नाम से। तो एक तरीके से उनको थोड़ा सा जो आर्थिक सहारा चाहिए होता वो मिलने लगा, पैसे वगैरह मिलने लगे। लेकिन मज़े की बात ये, एक किताब उस घटना का जिक्र करती है कि मुंबई के षणमुखानंद हॉल में जब हेलन का शो था, तो वहाँ पर जैसे बीच में एक समय कभी कभी आता है जो मेन आर्टिस्ट जो परफॉर्म नहीं करता है, तो उस वक्त जो उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को
स्टेज पर उतार दिया आधे घंटे के लिए परफॉर्मेंस के लिए, उन्होंने रियल नाम के साथ उतारा उनके, मिथुन चक्रवर्ती। और उस वक्त जो आधे घंटे का जो मिथुन का परफॉर्मेंस था उसने लोगों को बहुत इम्प्रेस किया। और इस किताब में जिक्र है कि मीडिया ने उस समय लिखा कि एक डांसर ऐसा आया है जिसने हेलन को पछाड़ दिया है, हेलन को पीछे छोड़ दिया। तो ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से जो है कि मिथुन जो है अपनी डांसिंग स्किल के कारण फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की नज़र में आ गए। बी सुभाष जिन्होंने 1982 में उनके साथ डिस्को डांसर जैसी कल्ट फिल्म बनाई जो कि मिथुन की पहचान बनी आगे चलकर, और आज भी वो बड़ी पहचान है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। बी सुभाष भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे और तब उन्होंने तय किया कि वो मिथुन को साथ में लेकर डिस्को डांसर नाम की फिल्म बनाएंगे। 1982 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म का क्या क्रेज़ है लोगों के बीच में, दर्शकों के बीच में, कैसे ये फिल्म कल्ट फिल्म बन गई, ये सारी कहानी भी जो है आपको इसमें इस किताब में मिलेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि मिथुन अपने स्ट्रगल के दौर में मुंबई में, बॉलीवुड में इतने परेशान हो गए थे कि एक बार वो जब जया बच्चन से मिले तो उन्होंने जया जी से कहा कि प्लीज़ मतलब यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, जो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप मुझे अमिताभ बच्चन का मैनेजर बनवा दीजिए, मतलब मैं एक्टिंग छोड़कर अब वो काम करने के लिए तैयार हूँ। मगर जया बच्चन को उनके टैलेंट में भरोसा था। जया बच्चन भी पुणे FTII से पास आउट थी और मिथुन का जो वहाँ एडमिशन हुआ था उसमें उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था, वो आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। तो जया बच्चन ने उनसे कहा कि नहीं, इतनी जल्दी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छे एक्टर हो, अच्छा काम करते हो, तुमको मिलेगा। तो मिथुन चक्रवर्ती के जीवन की ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इस किताब में मिलेगी। इसमें उनकी जो पर्सनल लाइफ है, जैसे कि मैंने कहा कि ममता शंकर से उनका जो प्रेम हुआ मृगया के दौरान, उसको बहुत डिटेल में दिया गया है। उनकी जो पहली शादी हुई थी गुजराती थिएटर की एक्ट्रेस जो थी हेलेना ल्यूक, जो कि सिर्फ 4 महीने चली थी, उसको भी इस किताब में बहुत डिटेल में बताया गया है। हालांकि यहाँ पर जो योगिता बाली के साथ जो उनकी शादी और उनकी जो फैमिली लाइफ है उसका जिक्र तो ठीक है, डिटेल में है, लेकिन श्रीदेवी के साथ जो उनका अफेयर और जो शादी जो लगभग 9-10 महीने चली, राइटर उसके बहुत डिटेल में नहीं गए, लेकिन उसका जिक्र ज़रूर है। और योगिता बाली इस पूरे मामले को लेकर कि मिथुन के शादीशुदा होने के बाद भी किस तरह से वो श्रीदेवी के साथ उनका प्रेम संबंध था या जो विवाह की बातें थी, तो ये किताब आपको बताती है कि योगिता बाली इस चीज़ के लिए भी तैयार थी कि अगर श्रीदेवी जो है मिथुन की दूसरी पत्नी बनकर रहना चाहती हैं तो इसमें उनको कोई आपत्ति नहीं, मतलब काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर आप पाएंगे कि बाल ठाकरे शिवसेना के संस्थापक और जिनका एक समय में जो है मुंबई में बड़ा दबदबा था, फिल्म इंडस्ट्री पर बड़ा दबदबा था, मिथुन चक्रवर्ती के उनके साथ कितने घनिष्ठ संबंध थे, ये भी आपको ये किताब बताती है। मिथुन चक्रवर्ती की जो पॉलिटिकल लाइफ है, सोशल लाइफ है, उनकी फैमिली लाइफ, उनके बच्चों के बारे में काफ़ी डिटेल में जो है इस किताब में जो है बताया गया है। मुझे लगता है कि अगर आप मिथुन चक्रवर्ती के फ़ैन हैं या अगर आप 80s के सिनेमा को, उस दौर को समझना चाहते हैं कि वो दुनिया कैसी थी सिनेमा की, आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो है वो गूगल पर जो अवेलेबल नहीं होती कि आप सर्च करेंगे और आपको गूगल पे मिल जाएगा। किताबें बहुत ज़रूरी है, किताबें पढ़ना चाहिए। हालांकि ये किताब अंग्रेज़ी में है, इसका कोई हिंदी अनुवाद भी नहीं है, और ये बड़े एक दुर्भाग्य की भी बात है कि हिंदी का सिनेमा जो है उसके ऊपर हिंदी में बहुत बहुत कम किताबें मिलती है। उसकी बहुत सारी वजह हैं। उसकी एक वजह जो है खुद जर्नलिज्म और राइटर्स तो हैं, खुद फिल्म के लोग भी हैं जो हिंदी को जो है बहुत सेकेंडरी लैंग्वेज की तरह देखते हैं, उसको बड़े हेय दृष्टि से बड़ी देखते हैं कि यार अब इसमें क्या कोई लिखेगा और इसमें क्या लिखवाया जाना चाहिए अपनी किताब को, या इस भाषा में क्या किताब अपनी लाई जाए। तो सबका आकर्षण जो है वो अंग्रेज़ी की तरफ होता है। तो हिंदी में जब कभी ऐसी किताबें आती भी तो वो अनुवाद के रूप में आती। तो खैर ये एक दुखद पक्ष है और इसका नुकसान जो है सबको होता है, सिर्फ हिंदी के पाठकों को नहीं होता है, इसका फिल्म इंडस्ट्री को भी नुकसान होता है, क्योंकि हिंदी सिनेमा के इतिहास पर हिंदी में आपको कुछ भी ऐसा बहुत उल्लेखनीय और बहुत डॉक्यूमेंटेड नहीं मिलेगा। लेकिन खैर वो एक अलग मुद्दा है। यहाँ हम बात मिथुन चक्रवर्ती की कर रहे हैं। ये किताब मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, देखिए आप इस किताब को। रामकमल मुखर्जी की किताब है मिथुन चक्रवर्ती, द दादा ऑफ बॉलीवुड। मुझे लगता है कि इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। इसको आप देखें, आपको मार्केट में मिलेगी, ऑनलाइन मिलेगी। इसकी कीमत जो है वो 500 रुपये है। रूपा पब्लिकेशंस ने इसको पब्लिश किया है। तो आप अमेज़न पे देखें या दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट्स पर, इसकी प्राइस भले ही इसमें 500 रुपये है, निश्चित रूप से वहाँ कुछ डिस्काउंटेड रेट होगा। मैं कह सकता हूँ कि ऐसी किताबें जो है वो आना बहुत ज़रूरी है, और हिंदी में भी इन किताबों को या इस किताब को उपलब्ध होना चाहिए।
तो खैर ये रिव्यू आप इसको चाहे रिव्यू कहें, जानकारी कहें, जो मिथुन चक्रवर्ती के बारे में भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। कैसी लगी ये सारी जानकारी जो मैंने आपको बताई, जो इस किताब में दर्ज है? क्या आप इस किताब को पढ़ना चाहेंगे? जो भी चीज़ आपके मन में आती हो इन सारी बातों को सुनकर या किताब को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या ऐसे वीडियो और ऐसी किताबों के बारे में आप और जानना चाहेंगे सिनेमा की? जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी किताबें हैं, मैं पढ़ता हूँ समय समय पर, जब भी समय निकालता हूँ मैं। लिटरेचर भी है और सिनेमा भी है। तो अगर आप चाहें तो आप बताएं, तो मैं और भी किताबों के बारे में इस तरह की आपको जानकारी दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।